ओके, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कंसेप्चुअल बैकग्राउंड के बारे में कि क्या होता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं. सो वी हैव 4 मेथड्स विथ अस. द फर्स्ट वन इज करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, द सेकेंड वन इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, द थर्ड वन इज करंट वैल्यू मेथड एंड द फोर्थ वन इज करंट कॉस्ट मेथड. सो इतना हम लोगों ने मेथड पिछले क्लास में देखा था, और आज हम लोग उठाने वाले हैं जो पहला हमारा टेक्निक है, और वो है हमारा करंट परचेजिंग पावर टेक्निक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को मेजर करने के लिए, और इसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट परचेजिंग पावर टेक्निक. सो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक देखो क्या होता है ना, वो कहता है कि साहब आप जो है अपना अकाउंटिंग जो है, आप अपनी अकाउंटिंग जो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे करो, कोई दिक्कत नहीं है. आप अपना इनकम स्टेटमेंट बनाओ, किस बेसिस पे? हिस्टोरिकल बेसिस पे. और आप अपनी बैलेंस शीट भी किस पे बनाओ? हिस्टोरिकल बेसिस पे. कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप आज तक बनाते आए हो वैसे ही बनाओ. उसके साथ में एक स्टेटमेंट दे दो, और वो स्टेटमेंट किस पे होगा कि इन्फ्लेशन को अगर हम कंसीडर करें तो हमारे इनकम स्टेटमेंट पे और हमारे बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा. इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, कंसीडर करते हुए अगर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक हमको कहता है कि आप एक ऐसा स्टेटमेंट बनाओ अपने हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के साथ, प्रोवाइड करो मैनेजमेंट को ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके. ठीक, तो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक का मतलब सिंपल है कि आपको इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए एक नई इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एक नई बैलेंस शीट बनाओ हिस्टोरिकल के साथ में. इतनी बात समझ में आई? हाँ सर. अब मामला फंसा कि सर ये तो क्लियर हो गया कि हमको हिस्टोरिकल के साथ में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ एक और स्टेटमेंट बनाना है जो कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए बनाना है, बट हम बनाएंगे कैसे? तो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक कहता है कि आज के डेट में उसकी परचेजिंग पावर कितनी है. करंट परचेजिंग पावर यानी कि आज के डेट में उसकी करंट परचेजिंग पावर कितनी, एंड परचेजिंग पावर इज यू कैन से कि वो डिनोट करती है कि आज के डेट में इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कितनी परचेजिंग पावर है. तो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक जो है वो अपने साथ में एक कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करती है. अब ये कन्वर्जन फैक्टर जो है वो हमने नहीं डिसाइड की है. कन्वर्जन फैक्टर जो होता है वो आपका कह सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, उन दोनों को सम करके, उन दोनों को ही फैक्टर को इंक्लूड करके एक जनरल प्राइस लेवल इंडेक्स डिनोट करता है, और वही हमारा क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर. यानी कि 1 रुपए की कीमत, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, 1 रुपए की कीमत जब हमने आज ट्रांजेक्शन की है और 6 महीने बाद जो 1 रुपए की कीमत होने वाली है, वही हमारा कन्वर्जन फैक्टर डिसाइड करता है. यानी कि फॉर्मूला देखो सिंपल सा है, करंट प्राइस इंडेक्स यानी कि आज के डेट में जो करंट प्राइस इंडेक्स उसकी चल रही है, ठीक, इन्फ्लेशन के बाद या डिफ्लेशन के बाद आज के डेट में जो करंट प्राइस इंडेक्स चल रहा है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं उस समय से जब पिछले साल या जिस समय भी हमने ट्रांजेक्शन किया होगा, उस समय जो उसकी प्राइस इंडेक्स रहेगी उसके साथ. क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस इंडेक्स हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के वजह से. तो आज का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा वो, उसको हम डिवाइड कर दें किससे? उस समय के इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस समय मैंने ये ट्रांजैक्शन या फिगर हमारे पास आई थी. आगे बात समझ में? यस सर. इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर खरीदी थी, ठीक, यानी कि ओपनिंग कोई फिगर है, और आज के डेट में हमारे पास क्लोजिंग फिगर है, तो ये जो क्लोजिंग में हमारे पास जो इंडेक्स होगा, हम जो ओपनिंग वाली फिगर को है उसको भी क्लोजिंग वाले फिगर की क्या करेंगे? बराबर लाएंगे. और किसकी मदद से लाएंगे? हम उसको लाएंगे सी कन्वर्जन फैक्टर के मदद से. और ये कन्वर्जन फैक्टर हमने बताया कि हम नहीं डिसाइड करते, बल्कि कौन डिसाइड करता है? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कह सकते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स से डिनोट होती है. आओ देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. बहुत
हालांकि ये चीजें हम लोगों ने इनकम टैक्स में भी पढ़ी है बहुत अच्छे से, जिसको हम लोग बोलते हैं ICO, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब हम निकालते थे उस समय भी हमने इन चीजों को क्या किया है, कंसीडर किया था। बट फिर भी एक बार हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में किसी की प्राइस इंडेक्स कितनी है, 289। कितनी है प्राइस इंडेक्स, 289, ठीक। और मान लेते हैं कि साल के शुरुआत यानी पिछले साल या कह सकते हो कि किसी भी साल की बात करें, उस समय उसकी प्राइस इंडेक्स कितनी थी, 200। मान लेते हैं कि ये प्राइस इंडेक्स थी हमारी ओपनिंग में पहले दिन, और ये हमारी है क्लोजिंग में आज के दिन। तो करंट प्राइस इंडेक्स का मतलब आज के रेट पे इंडेक्स कितना है वो, और उसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस प्राइस इंडेक्स से, जिस दिन ये एग्जिस्टिंग फिगर या ट्रांजैक्शन आई थी, हमने किया था। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तब हमारा निकल के आता है कन्वर्जन फैक्टर, और ये आएगा आपका करीब 289 डिवाइड बाई 200, ये आ जाएगा आपका 1.445, 1.445, ये आ गया आपका कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। अब किसके लिए क्या कन्वर्जन फैक्टर होगा ये हमें बस समझना है। अगर हम ये समझ गए तो हमारा करंट परचेजिंग पावर टेक्निक खत्म। यानी कि सिर्फ हमें पता करना है कि किस फिगर के लिए कौन सी डेट लेंगे, या किस फिगर के लिए क्या हम कन्वर्जन फैक्टर तय करेंगे। यही अगर हमें आ गया तो हमें और कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक। तो सिंपल सी चीज है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर। अगर मुझे कन्वर्जन फैक्टर पता है तो हमारी जितनी भी फिगर रही होंगी हिस्टोरिकल फिगर को, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आज के डेट पे। हमने शायद पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, बैलेंस शीट जो आपकी बनती है वो सारी की सारी हिस्टोरिकल रही होगी। इसमें इक्विटी होंगी, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक होगा। इन सब को आपको कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करके आज के डेट पे क्या करना है, निकालना है, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, CPP, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। क्लियर हो गया सर? एक एग्जांपल बताइए। मैंने कहा चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास लैंड है 1 लाख की, मैंने बहुत साल पहले खरीदा था। अब अगर मान लेते हैं कि मैंने ये लैंड खरीदा था 1999 में, एग्जांपल के तौर पे 99 में अगर मैंने ये लैंड खरीदा था, तो आज भी वो मेरे बैलेंस शीट पे कितने का दिखेगा, 1 लाख का ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम हिस्टोरिकल बेसिस की अकाउंटिंग करते हैं। अब इस 1 लाख को हमें कन्वर्ट करना होगा आज के डेट पे। मान लेते हैं कि 99 में उसका कन्वर्जन फैक्टर 100 था। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरा एजम्पशन है, इतना होगा नहीं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 99 में कितना था, 100 था, और आज के डेट में मान लेते हैं कि वो 280 है। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, ठीक। तो इसका मतलब कि मैं आज के डेट में निकाल सकता हूं, तो सबसे पहले मैं कन्वर्जन फैक्टर तय करूंगा। तो आज के डेट में जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना है, 280। करंट प्राइस इंडेक्स कितना है, 280। और जब हमने ट्रांजैक्शन किया था या जब मेरी फिगर आई थी तो उस समय कितनी थी, 100। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हिस्टोरिकल फिगर से, यानी कि लैंड के हिस्टोरिकल फिगर से, और ये आ जाएगा आपका 2,80,000। यानी कि जब मैं इन्फ्लेशन अकाउंट से अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस केस में जो लैंड है वो कितने का दिखेगा, सर जो लैंड है वो हमको दिखेगा 2,80,000 का। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलिए। यानी कि हमें हर एक एक एसेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर एक एक एसेट को कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करके हमें आज के डेट पे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यही हमको करना है करंट परचेजिंग पावर के अंदर में, ठीक है। क्या सर ये इतना आसान है? मैंने कहा हाँ बेटा, ये बिल्कुल इतना ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत टेक्निकल हो। एक दो बातों का हमें ध्यान देना है, ठीक। और आइए हम लोग समझते हैं। चलिए, इसके अंदर में पूरे असेट्स और पूरी लायबिलिटीज को 2 भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पूरे के पूरे अकाउंट को, जितने भी अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका मॉनेटरी अकाउंट
और एक है आपका नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स। नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स, ठीक। एक है आपका मॉनेटरी अकाउंट्स और एक है आपका नॉन मॉनेटरी अकाउंट, ठीक है। मॉनेटरी अकाउंट को आप एक नाम दे सकते हो मनी वैल्यू अकाउंट, मनी वैल्यू अकाउंट, और नॉन मॉनेटरी को आप दे सकते हो रियल वैल्यू अकाउंट, रियल वैल्यू अकाउंट। सर कुछ समझ में नहीं आया, इसके बारे में थोड़ा आप और क्लियर कीजिए। मैंने कहा ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। मैं पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आपको खुद उससे थोड़ा बहुत क्लियर होगा। सर आप यहां पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो लिखिए लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन एटसेट्रा, ठीक। इतने पे ही नहीं, इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक, एंड सो ऑन। इसकी हम बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा कैश, डेटर, इसमें आप स्टॉक भी लिख लो, कैश, डेटर, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, एंड सो ऑन। चलिए आइए देखते हैं। सर मॉनेटरी अकाउंट और नॉन मॉनेटरी अकाउंट आपने लिख दिया और हमको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि ये सारी लॉन्ग टर्म चीजें हैं, ये सारी शॉर्ट टर्म चीजें, यानी कि ये नॉन करेंट एसेट्स है और ये करेंट एसेट्स है। मैंने कहा वेरी गुड। आपने बोला कि सर ये नॉन करेंट लायबिलिटीज है या फिर सॉरी ये आपकी कैपिटल है, ठीक, और ये आपकी क्या है, करेंट लायबिलिटीज है, कह सकते थे। बट आपको एक इसमें डिबेंचर नाम की चीज दिख रही है और आपको एक इसमें स्टॉक नाम की चीज दिख रही है। सो आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकते हो कि ये नॉन करेंट और ये करेंट है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है जो हमें समझना होगा कि किन चीजों को हम मॉनेटरी अकाउंट या मॉनेटरी वैल्यू के एसेट बोलते हैं और किन को हम नॉन मॉनेटरी अकाउंट या फिर नॉन वैल्यू रियल वैल्यू के एसेट बोलते हैं। आओ समझते हैं एक चीज। चलो देखो, जितनी भी ये एसेट आपको दिख रहे हैं या जितनी भी ये लायबिलिटी आपको दिख रही है, इसको हम लोग कन्वर्जन फैक्टर से चेंज करते हैं। ओके सर, कन्वर्जन फैक्टर से तो हमारा चेंज हो गया, कन्वर्जन फैक्टर से ये भी चेंज होगा, ठीक। कन्वर्जन फैक्टर से इसको भी चेंज करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर से दोनों होगा। बट मामला ये फंसता है कि सर क्यों इसको मॉनेटरी या मनी वैल्यू कहा गया है और क्यों इसको नॉन मॉनेटरी या फिर रियल वैल्यू एसेट कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि ध्यान से अब एक एक चीज को देखेंगे। पहले हम बात करते हैं डेटर की। क्या बात करते हैं? डेटर की। आज के डेट में मैंने 1 लाख के डेटर थे मेरे। आज के डेट का मतलब कि ये 6 महीने पहले की बात है कि मैंने डेटर को 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा, सेल किया, और इस डेटर ने मुझे बोला कि 6 महीने बाद हम आपका पैसा दे देंगे। आ रही है बात समझ में? फिर देखो, ये व्यक्ति जो था डेटर था, डेटर को मैंने कोई गुड्स बेचा, कोई सामान बेचा, और मैंने इस डेटर से बोला कि डेटर एक काम करो, तुम 6 महीने के अंदर मेरा पैसा दे देना या 6 महीने में पैसा दे देना। इसने बोला ओके, 6 महीने बाद हम आपका पैसा दे देंगे। अब जब मैंने उसको सामान गुड्स बेचा तो वो कितने का था? मान लेते हैं 1 लाख का था, ठीक। अच्छा, आज के डेट यानी कि 6 महीने बाद क्या अभी भी उस गुड्स की कीमत जो मैंने बेचा था, जो सेल किया था, उसकी 1 लाख रहेगी? नहीं,
हो सकता है महंगाई बढ़ने की वजह से मान लेते कन्वर्जन फैक्टर हो गया 2.4, तो ये कितना हो गया 2,40,000। एग्जाम्पल के तौर पे कितना हो गया, इतनी महंगाई बढ़ती, लेकिन मान लेते हैं कितना हो गया 2,40,000। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से बताओ, ये व्यक्ति जो है, जो मेरा डेटर है, वो मुझे 2,40,000 देगा कि वो मुझे 1,00,000 देगा? गुड्स की कीमत बढ़ के हो गई इतनी, अगर हम आज के रेट में किसी को बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, 2,40,000 का। लेकिन चूंकि मैंने इसको 6 महीने पहले बेचा था, तो जल्दी से बताओ वो 6 महीने बाद मुझे कितना पैसा देगा? सर इतना आसान चीज, ऑब्वियस सी बात है कि वो 2,40,000 ही देगा। जल्दी से बोलो, क्या तुमने 1,00,000 का सामान बेचा तो मुझे 2,40,000 देगा? अरे नहीं सर, आप तुमको बेवकूफ बना रहे, वो 2,40,000 नहीं, वो हमको सिर्फ कितना देगा, 1,00,000 ही देगा, जितने का उसने कमिटमेंट किया था, या जो मेरे में कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट हुई थी। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब कि डेटर जो है वो मनी वैल्यू अकाउंट के अंदर में आता है, मतलब कि इसमें मनी जो होती है वो उतनी ही रहेगी कमिटमेंट जितने की हुई होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? तो आज के डेट पे भी मेरा डेटर कितने का शो होगा? सर आज के डेट पे भी मेरा डेटर 1,00,000 का ही शो होगा। सर एक और एग्जांपल दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं कि अब ये डेटर नहीं और ये मेरा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर को मैंने सामान खरीदा क्रेडिटर से, और मैंने बोला कि साहब 1,00,000 का सामान दे दो, मैं तुमको 6 महीने बाद पैसा दूंगा। अब जल्दी से बताओ, महंगाई बढ़ने की वजह से जो सामान मैंने खरीदा था उसकी कीमत आज के रेट में कितनी पहुंच गई, 2,40,000। यानी कि मेरा सप्लायर अगर वो सामान को आज में बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा, 2,40,000। जल्दी से बताओ वो मुझसे कितना पैसा मांगेगा, 2,40,000 की 1,00,000, 2,40,000 की 1,00,000, 2,40,000 की 1,00,000। वेरी वेरी गुड, वो मुझसे कितना मांगेगा, 1,00,000। तो इस केस में भी मुझे फायदा तो हो रहा है, बट मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि ये सब मनी वैल्यू आइटम है, मतलब कि यहां पे मनी ऑलरेडी फिक्स हो जाता है जितने का कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन हुआ होता है। यानी कि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में मेरा डेटर कितने का दिखेगा, 1,00,000 का ही। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्रेडिटर्स मेरे कितने के दिखेंगे, 1,00,000 के। भले उसकी कीमत आज के डेट में कितनी हो गई, 2,40,000, पर फिर भी हम अपने बैलेंस शीट में उसको कितने का शो करेंगे, 1,00,000 का ही। क्यों? क्योंकि दे आर मनी वैल्यू आइटम, क्योंकि वो मुझे उतना ही देंगे। अब मन में आ रहा है सर एक और देख ही लेते हैं, डिबेंचर की भी चलो बात कर ही लेते हैं। डिबेंचर के साथ भी वही होगा, जितने का कमिटमेंट हुआ होगा। मैंने डिबेंचर इशू किए 1,00,000 के, हो सकता है कि आज के डेट में डिबेंचर्स की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, कन्वर्जन फैक्टर अगर होगा तो। फिर भी मैं अपने डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा दूंगा, मैं अपने डिबेंचर होल्डर को रिडीम करने के लिए कितना दूंगा, 1,00,000 ही दूंगा, भले आज के डेट में कन्वर्जन फैक्टर से उसकी कीमत कितनी हो गई हो, 2,40,000। फिर भी हम अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कितना करेंगे, 1,00,000, बिकॉज दे आर मनी वैल्यू आइटम। अच्छा सर, इसको क्यों मनी वैल्यू आइटम नहीं करते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें कोई मेरा कमिटमेंट नहीं है, ये मेरे पास अभी भी है, ये दे आर रियल वैल्यू एसेट। यानी कि इस पे कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है कि इतने 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको पैसा देना है या लेना है। इसमें सीधा हिसाब किताब है। आज के डेट में मान लेते हैं कि जब मैंने लैंड खरीदा तो 1,00,000 का था, आज के डेट में कन्वर्जन फैक्टर से 2,40,000 की कीमत हो गई है, तो मैं अपने बैलेंस शीट में कितना शो करूंगा, 2,40,000 ना कि 1,00,000। मैं अपने बैलेंस शीट में क्या शो करूंगा, 2,40,000 ना कि 1,00,000। सो दे आर कॉल्ड रियल वैल्यू एसेट या अकाउंट। प्लांट की बात करूं तो प्लांट भी कितने का शो होगा, 2,40,000 का, जो उसकी वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से। सर इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस का क्या हिसाब किताब है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही रहेगा। बैलेंस शीट में कन्वर्जन फैक्टर के बाद जो वैल्यू आएगा वो दिखाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मेरे पास कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक, तो आप लोग को ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया, द व्हाट इज मनी वैल्यू अकाउंट एंड व्हाट इज रियल वैल्यू एसेट या रियल वैल्यू अकाउंट। मनी वैल्यू अकाउंट में
जो मनी पहले से फिक्स होगा उतने ही का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बनेगा और रियल वैल्यू एसेट्स में क्या होगा, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। तो उस केस में 6 महीने बाद जो उसका अकाउंट, जो उसका वैल्यू होगा, वो वैल्यू हम अपने बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। क्लियर हो गया? यस सर। कैश के साथ भी वही हिसाब किताब है। कैश में भी क्या होता है, कैश कई बार आता जाता रहता है, तो उस केस में भी हम उसका कन्वर्जन फैक्टर जो होता है वो भले निकालेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि कैश के बारे में देखो, एक दो चीज हम लोग को अभी डिस्कस करना है। कैश के बारे में स्टार बना दे क्योंकि इस पर हमको डिस्कस करना है, क्योंकि जब कैश का अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग चीजें सीखेंगे कैश के साथ कैसे कैसे क्या क्या होता है। सो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हैं। व्हाट इज मॉनेटरी अकाउंट एंड व्हाट इज नॉन मॉनेटरी अकाउंट। अच्छा, अब जल्दी से बताइए सर, इस पे तो हम 2,40,000 की चीज 2,40,000 पे दिखा रहे हैं, तो ये तो सर हमको क्लियर हो गया, ठीक, कि बैलेंस शीट में 2,40 दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2,40 का हो गया और 2,40 का शो कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये बताइए, इसमें कन्वर्जन फैक्टर की वजह से तो 2,40 हो गया, लेकिन हम बैलेंस शीट में अभी भी कितना दिखा रहे हैं, 1 लाख। तो सर ये जो बाकी का डिफरेंस है 1,40,000, उसका क्या होगा? सर इस वाले में तो 2,40 उसकी वैल्यू हो गई, तो ये मेरे बैलेंस शीट में शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं तो सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप सर जब सारी चीजें चेंज कर रहे हैं और इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको आप अभी भी 1 लाख का दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1,40,000 का डिफरेंस होगा ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। अब इस 1,40,000 के लिए आप क्या करेंगे, तो इनके लिए बेटा एक स्टेटमेंट बनता है। इनके लिए क्या बनता है, एक स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट किस चीज का, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉसेस, जिस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक। इनके लिए एक स्टेटमेंट बनता है, जो ऐसे एसेट होते हैं जो मॉनेटरी एसेट होते हैं, जिनके ऊपर मनी वैल्यू होते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो उस केस में हमारा एक स्टेटमेंट बनता है और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग मॉनेटरी गेन और लॉसेस, ठीक। चलिए मॉनेटरी गेन और लॉसेस के बारे में एक छोटा सा चीज और बता देता हूं। तुम खुद सोचो, एक अगर मैं डेटर है, मेरा क्या है, डेटर है, डेटर से मुझे चाहिए था 2,40, लेकिन मुझे कितना मिलेगा, 1 लाख। जल्दी से बताओ लॉस की गेन। अरे सर क्या इतना आसान चीज पूछ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 2,40 हमको मिल सकता था, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 1 लाख, इसका मतलब कि मुझे हो गया मॉनेटरी लॉस। अच्छा, क्रेडिटर और डिबेंचर्स के में क्या हुआ, क्रेडिटर्स को देखो ध्यान से, 1 लाख मुझे पे करना था क्रेडिटर्स को, और आज के डेट में अगर क्रेडिटर्स को मैं पे करता तो कितना होता, 2,40। 2,40 पे करना था, लेकिन मैं सिर्फ कितना पे कर रहा हूं, 1 लाख। सर ऑब्वियस सी बात है आपको मॉनेटरी गेन हो गया, क्लियर हो गया। और सेम डिबेंचर के साथ होता है कि 2,40 पे कर रहा था और कितना पे कर रहा हूं, 1 लाख। इसका मतलब कि क्या हो गया, मॉनेटरी गेन। तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में अभी हम लोग स्टेटमेंट बना करके सीखेंगे, ठीक है सर। तो सर बड़ा आसान है, ये सारी चीजें हमारी किस पे हो जाएंगी, रियल वैल्यू कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कन्वर्जन फैक्टर तो निकालेंगे, लेकिन बैलेंस शीट पे अभी भी किस पे दिखाएंगे हम इसको, जितने का कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हुआ होगा उसी पे दिखाएंगे, और जो डिफरेंस होगा उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग मॉनेटरी एसेट और मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉसेस। ओके सर, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और एक लास्ट टॉपिक हम लोग बस देख लें, उसके बाद से हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। सर वो लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक को निकालना। आइए जरा बात करते हैं स्टॉक के बारे में। चलिए एक बात आप मुझे बताइए, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, हाँ सर इनकम स्टेटमेंट तुम लोग बनाते हैं,
और इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू। हाँ सर, लिखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू में से माइनस करते हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। बिल्कुल सर, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक, इसमें क्या क्या होता है सर? इसमें होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, इसमें हमारा होता है परचेजेस या नेट परचेजेस, और उसमें के बाद से हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये आता है आपका टोटल, और इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आता है आपका फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और यहां पे आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल सर, ये तो हम लोग को क्लियर है। अब इसमें समस्या क्या आ सकती है हमारे पास? समस्या क्या आ सकती है हमारे पास? तो समस्या आ सकती है, पहली समस्या आ सकती है आपको कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की क्या समस्या आ सकती है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। ठीक है, अब दो मेथड होता है हमारे पास, वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं लेकिन अभी हम दो मेथड की बात करेंगे। एक हम लोग मेथड पढ़ेंगे फीफो और एक पढ़ेंगे हम लोग लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। दो तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, एक आ सकता है फीफो बेसिस पे और एक आ सकता है लीफो बेसिस पे। सर ये फीफो लीफो तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, फिर भी एक बार आप क्विक रिवीजन कर दीजिए। तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। अब जरा एक बात बताओ, सेल हमारा हुआ होगा कुछ भी, ठीक, ओपनिंग स्टॉक परचेज होगा मेरे पास, और क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपके पास तीन तरह के रेट होंगे। ओपनिंग रेट या CII, जो हम लोग इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एवरेज रेट होगा, और एक क्या होगा? क्लोजिंग रेट होगा। ये दो तरह के रेट होंगे। ठीक, बात हम किस समय की कर रहे हैं? सर बात हम कर रहे हैं क्लोजिंग डे के, यानी कि आज की बात कर रहे हैं हम। तो हमारा करंट ईयर इंडेक्स क्या हो गया? सर करंट ईयर इंडेक्स हमारा हो जाएगा, करंट ईयर इंडेक्स हमारा हो जाएगा क्लोजिंग रेट। ये हमारा हो गया करंट ईयर इंडेक्स। ओके, और करंट ईयर इंडेक्स को हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंट इंडेक्स से, या प्रेजेंट इंडेक्स का मतलब कह सकते हो इंडेक्स एट द टाइम ऑफ, इंडेक्स एट द टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर। यही तो अभी हम लोग देखे, यही तो अभी हम लोगों ने देखा था, कन्वर्जन फैक्टर। अब जरा ये बताओ, ये जो सेल हुआ होगा वो सिर्फ क्लोजिंग के समय हुआ होगा या थ्रू आउट द ईयर हुआ होगा? सर ये जो सेल हुआ होगा ना वो थ्रू आउट द ईयर हुआ होगा। ठीक, वो जो सेल है वो हमारा क्या हुआ होगा? थ्रू आउट द ईयर हुआ होगा। ठीक है सर, जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो किस साल का होगा? सर ये पिछले साल का रहा होगा, यानी कि जो फिगर रही होगी वो किस रेट पे रही होगी? ओपनिंग रेट पे ले लेंगे। यस सर, जो परचेज हुआ होगा, जल्दी से बताओ, परचेज एक दिन यानी कि ओपनिंग में हुआ होगा या क्लोजिंग में हुआ होगा या साल भर हुआ होगा? सर ये तो सिंपल सी बात है, परचेज भी तो हम साल भर करते रहते हैं, इसका मतलब कि ये भी थ्रू आउट द ईयर हुआ होगा। ठीक, और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब जो मैं कहने वाला हूं वो एकदम ध्यान से समझो। थ्रू आउट द ईयर के लिए तो सर एवरेज रेट इस्तेमाल होगा, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट हो गया। मामला फंसा कि सर मैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट रखूं?
सर करंट ईयर इंडेक्स तो मुझे समझ में आ गया, ऊपर सबके लिए सेम हो जाएगा, लेकिन नीचे जब रखना होगा, जब प्रेजेंट फिगर के लिए रखना होगा, तो सर इसके लिए तो फिक्स है ओपनिंग रेट, इसके लिए भी फिक्स है एवरेज रेट, और इसके लिए भी फिक्स है एवरेज रेट। लेकिन सर मैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं? अब आओ समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भाई सीधी सी बात है, आप पूछोगे भैया तुम मेथड कौन सा लगाते हो? क्लोजिंग स्टॉक जब तुम रखे हो तो क्लोजिंग स्टॉक में मेथड कौन सा लगाते हो वैल्यूएशन का? उसने बोला कि सर मैं तो फीफो लगाता हूं। मैं क्या लगाता हूं? फीफो। अच्छा, तो तुम फीफो लगाते हो, तो फीफो का मतलब तो ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास बच रहा होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास बच रहा होगा, वो सीधी सी बात है कि भैया ओपनिंग स्टॉक वाला तो पहले ही निकल चुका होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। यानी कि इसमें जो बच रहा है वो पूरा का पूरा इस बार के परचेज से होगा। और इस बार की जब परचेज की बात करो तो बताओ परचेज के लिए हम कौन सा रेट इस्तेमाल करते हैं? एवरेज रेट। करंट ईयर इंडेक्स डिवाइड बाय क्या? एवरेज रेट। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो सारा का सारा किसका होगा? परचेज का होगा। ठीक। और जब परचेज का है तो परचेज के लिए हम कौन सा रेट इस्तेमाल करते हैं? सर परचेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एवरेज रेट। तो हमारा क्या इस्तेमाल होगा? एवरेज रेट। फिर समझे? फिर देखते हैं। अगर मैं फीफो की बात करता हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, इस क्लोजिंग स्टॉक में से भैया ओपनिंग स्टॉक वाला तो निकल चुका होगा, सोल्ड निकल चुका होगा। अब इसके पास जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो सारा का सारा किस में से होगा? परचेज में से होगा इस साल के। और इस साल के परचेज के लिए हम कौन सा रेट इस्तेमाल करते हैं? सर परचेज के लिए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एवरेज रेट। इसका मतलब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एवरेज रेट। ओके सर, क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर मैं लीफो इस्तेमाल करूं? हां सर, अगर मैं लीफो इस्तेमाल करूंगा तब तो मेरा आंसर चेंज होने के चांसेस हैं। कैसे होंगे? फिर देखो ये स्टॉक है, ये क्या है? स्टॉक है। ठीक। अब इसमें से जो गया होगा वो इस साल के परचेज में से गया होगा। जब इसमें से सेल हुआ होगा, इस साल जब सेल हुआ होगा तो वो सेल किससे हुआ होगा? अगर मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट लगा रहा हूं, इसका मतलब जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। इसका मतलब कि इस साल मैंने जितना भी परचेज किया सब जाता गया, जाता गया, जाता गया। अभी भी इसमें क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो इसमें दो तरह के क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं। एक हो सकता है इस साल के परचेज का, और एक हो सकता है इस साल के ओपनिंग स्टॉक का। हो सकता है कि नहीं? तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। मतलब कि पहले देखना होगा कि इस वाले में ओपनिंग स्टॉक का कितना है और इस वाले में परचेज का कितना है। सर एक एग्जाम्पल ले लेते ना तो एकदम अच्छा हो जाता। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से समझना। पहले हम इसकी बात करते हैं। मेरे पास ध्यान से एकदम समझेंगे, ठीक, एकदम आराम से। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 2000, ठीक। मैंने परचेज किया है 10,000 और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है 3000, ठीक। कितना क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है? 3000। अगर मैं फीफो किया होता तो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब कि ये जो मेरे पास इस बार हमने सोल्ड कितना किया होगा? 10 तो 12 - 3 यानी कि 9000 हमने सोल्ड किया होगा। इस 9000 में से सबसे पहले कौन सा गया होगा? ये 2000। ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया होगा? चला गया होगा।
इस 3000 का जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो सारा का सारा किसका है? वो सारा का सारा इस साल के परचेज में से होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि इस जब हमने इतना आउट किया है तो भैया 2000 तो पहले से पहले इसमें से निकल गया, बाकी जो बच गया वो किससे हुआ होगा? परचेज से हुआ होगा। यानी कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा किसका होगा? परचेज का होगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़े। चलिए सर थोड़ा और क्लियर करिए, हम कहे 9000 में से बताओ 2000 मैंने किसका ले लिया? इसका, और बाकी 7000 मैंने किसका लिया? परचेज का लिया। इसका मतलब कि 10000 में से मैंने सिर्फ कितना लिया? 7000 परचेज का, बाकी जो 3000 बच गया वो किसका होगा? परचेज में से ही होगा। ठीक है सर, यही सेम एग्जांपल हम लेते हैं अब यहां पे। मैंने परचेज किया है कितना? 10000। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2000। ठीक, अच्छा, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है? 3000। जब मैंने लगाया होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब कि पहले तो परचेज में से बिक रहा है। पहले किस में से बिक रहा है? परचेज में से। ठीक, तो जब परचेज में से जा रहा है इसका मतलब कि साहब मेरे पास जो 3000 का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो मैंने 9000 का टोटल सेल किया। यहां पे 9000 बेचे थे, यहां भी कितना बेच रहे हैं? 9000। इस 9000 में से पूरा का पूरा मैंने किसका ले लिया? परचेज का। परचेज का अभी भी कितना बच रहा है? 1000, और बाकी 2000 किसका बच रहा है? ओपनिंग स्टॉक का। यानी कि पहले वाले केस में पूरा 3000 क्लोजिंग स्टॉक का बच रहा था, और अब किसका बच रहा है? ओपनिंग स्टॉक का 2000 और परचेज का 1000। हम ओपनिंग स्टॉक के लिए लगाएंगे कौन सा रेट? ओपनिंग वाला रेट, और परचेज के लिए लगाएंगे हम लोग एवरेज वाला रेट। यानी कि जो फीफो में पूरा का पूरा एवरेज रेट था, अब वही लीफो में क्या हो गया? अलग अलग। यानी कि मुझे कंसीडर करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक में किसका कितना पोर्शन है। फीफो के लिए हमको सोचना ही नहीं है। फीफो के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? एवरेज रेट। फीफो के लिए क्या इस्तेमाल होगा? एवरेज रेट। हमको सोचना किसके लिए होगा? लीफो के लिए। लीफो के लिए क्यों सोचना होगा? क्योंकि लीफो के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक में दो लोग का पोर्शन होगा, एक होगा इस साल के परचेज का और एक होगा इस साल के ओपनिंग स्टॉक का। परचेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज रेट। क्यों? क्योंकि परचेज के लिए इस्तेमाल होता है एवरेज रेट। इसके लिए ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट इस्तेमाल होगा? ओपनिंग स्टॉक के लिए इस्तेमाल होगा कौन सा रेट? ओपनिंग वाला रेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हां सर, अब हम लोग को मैक्सिमम चीज क्लियर हो गया। अगर आपको यह चीज क्लियर हो गई तो मान के चलो कि आपका 30% क्लियर हो गया। मॉनिटरी देख लिया हम लोगों ने, नॉन मॉनिटरी देख लिया, अब हम लोगों ने देख लिया कन्वर्जन फैक्टर देख लिया, और हम लोगों ने स्टॉक देख लिया। अब एक इलस्ट्रेशन उठाएंगे और हम लोग का मैक्सिमम सारा का सारा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ सारे बच्चे एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए।